ओए, ऐसे ही क्यों बैठी है? चलना यार प्लीज। अर्जुन एक बार फिर खुद को मजबूत कर माहिका के पास आया और फिर से उसे मनाने में जुट गया। देख, अगर तू अभी कुछ बोली नहीं ना तो मैं ना इस खिड़की से कूद जाऊंगा। फिर उस दुनिया से मेरे जैसा काबिल इंसान गायब हो जाएगा और सब कुछ तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अर्जुन ने थोड़ी नौटंकी से कहा। माहिका ने सिर्फ उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। कहा जाता है कि आंखें सब बयां करती हैं, पर माहिका की आंखों में कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं मतलब कुछ नहीं। उसने सोनेपन से अर्जुन को एक नज़र से देखा, फिर खड़ी होकर वहां से हटकर दूसरी तरफ जाकर बैठ गई और फिर खिड़की के बाहर यूं ही देखने लगी। अर्जुन के चेहरे पर फिर उदासी छा गई। उसने एक ठंडी सांस भरी। अब कबीर आया माहिका के पास। ये उनका रोज का हो चुका था। रोज कोई ना कोई उनके पास जाता और हर तरह से कोशिश करता कि वो कुछ रिएक्ट ही कर ले। वो माहिका के ठीक सामने बैठ गया और बोला, आप तारीफ नहीं करेंगे अब से क्या मेरी शायरियों की? फिर मैं चिढ़ा करूँगा किस पर, जरा बताएंगी? माहिका ने कम से कम अर्जुन के सामने देखा तो था, पर कबीर के सामने तो उसने मुड़कर देखा भी नहीं। जैसे कबीर वहाँ हो ही नहीं, वैसे ही वो बाहर देखती रही। धीरे धीरे कर सब उसके पास आते गए, पर किसी भी बात का रिएक्ट माहिका ने नहीं किया। आखिर में तो वो वैसे ही सुनी सी खड़ी होकर उस कमरे से बाहर दूसरे कमरे में चली गई। सबके चेहरे वापस से लटक पड़े थे। पिछले एक हफ्ते से यही उन्हें देखने को मिल रहा था। पूरे दिन माहिका ना किसी से बात करती और ना ही पल भर भी खिड़की से हटती। रातों में भी मुश्किल से सोती और कभी भी अचानक से डर कर उठ जाया करती। ड्रामा तो था ही, पर साथ ही उसे नाइट मेयर भी आने लगे थे। सब उठकर जाने ही वाले थे कि तभी अर्जुन को एक आइडिया सूझा। उसका चेहरा एकदम से चमक गया और उसने सबको अपने प्लान के बारे में बताया। सब उससे सहमत हुए, बस कबीर ने उसमें कुछ बदलाव किए। अगले पूरे दिन कोई भी माहिका के पास नहीं गया। सब के सब कोई ना कोई काम में बिजी था और सब मिलकर स्टोर रूम में कुछ तो कर रहे थे, पर माहिका का इन सब में ध्यान कहाँ। वो तो वैसे ही उदासी से घिरी हुई खिड़की के बाहर देखने में व्यस्त थी। उसने ना ही कभी किसी की तरफ देखने की तसड़ी थी और ना ही आज उसे किसी का अपने पास ना आने से फर्क पड़ रहा था। खिड़की से बाहर एक टक घूरती, शायद वो बाहर प्रकृति की बारीक चीज़ों को देखती हुई उसमें खुद से के सवाल ढूंढना चाह रही थी। रात का वक्त था। चूंकि माहिका को नाइट मेयर्स आते रहते थे, इसलिए यामिनी और माहिका की माँ हमेशा उसके पास सोया करते और बगल वाले कमरे में ही कबीर, अर्जुन और माहिका के पापा होते। रात के लगभग 3 बजे होंगे कि अचानक से माहिका नींद में कुनमुनाने लगी। मुश्किल से तो 12 बजे के आसपास छत को घूरती हुई वो सोई थी कि अभी वो हलचल करने लगी। एक सुनसान सी जगह, चारों तरफ अंधेरे से घिरा हुआ, ना ही आसपास उजाले का कोई नामो निशान था और ना ही इंसानों का। ऐसे में वो अकेली थी। इर्द गिर्द देखती हुई वहां से अपनों से पास जाने की कोशिश करती हुई वो अकेली, माथे पर भय से पसीना और हाथ थे कांपते हुए। उसे वहाँ अकेले घुटन सी हो रही थी। उसके माथे पर से खून की धारा भी बह रही थी और उसका गला प्यास से सूखे जा रहा था। तभी उसे वहाँ एक आवाज़ सुनाई दी। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। भय तो था, पर साथ ही एक उम्मीद की किरण थी कि जो कोई भी हो उसे वहाँ से बाहर निकाले। और तभी हर तरफ उजाला हो गया। उसकी आंखों में अचानक से रोशनी गिरने से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, फिर धीरे से खोली। उसके दिल में थोड़ी खुशहाली आई थी कि अंधेरा हट चुका था, पर सामने देख उसके होश उड़ गए। सामने वही तीनों थे जिन्होंने उसे उस अंधकार में फेंका था। उसकी सारी उम्मीद और खुशहाली उड़ गई। वो डर के मारे पीछे की ओर जाने लगी और वो तीन नज़दीक आते गए। मुझे मत छू, मुझे मत छोड़ दो प्लीज। पर उसकी चीखें उस उजाले में ही कहीं दब गई और साथ ही दब गई उसकी इज्जत। अब ना तो वहाँ उजाला बचा था और ना ही उसकी ज़िंदगी में। माहिका पसीने से तरबतर चिल्लाकर उठ बैठी। हर रोज की तरह आज भी उसने वही भयंकर चलचित्र देखे थे। वैसे उन्हें सपने में देखना उसके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं, चूँकि वो तो उन्हें असलियत में जी चुकी थी। उसकी चीख सुन बाकी सब भी जाग उठे। माहिका की माँ जल्द से उसके पास पहुंची और उसे अपने सीने से लगा लिया। माहिका अभी भी
अर्धनींद की अवस्था में थी, उसने उसकी माँ को धक्का दे दिया और चिल्ला उठी कि नज़दीक मत आओ मेरे। फिर वैसी ही हालत में बिस्तर पर गिर गई और बेहोश हो गई। माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ चुका था। कोई कैसे अपने बच्चों को ऐसे देख लेता। यामिनी ने उनके कंधे पर हाथ रख पलकें झपकाई जबकि वो खुद रोने की कगार पर थी। फिर उसने ड्रावर से इंजेक्शन निकालकर डॉक्टर के कहे अनुसार उसे दे दिया और माहिका की माँ को ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया। फिर माहिका के सिर पर हाथ फेर उसने उसके कान में कहा, रोज कहती हूँ, आज फिर से कह रही हूँ, वापस आ जा माही। फिर वो भी जाकर लेट के दरवाजे से सब देख रहे माहिका के पापा कबीर और वर्जुन की भी आंखें नम थी। ऐसा कुछ उन्हें देखना भी पड़ेगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि किसी ने भी। अगले दिन सुबह का वक्त जब अर्जुन और सब ने मिलकर माहिका को तंग करके स्टोर रूम में भेज दिया और वहीं स्टोर रूम में बंद कर दिया। वहाँ कोई खिड़की नहीं थी, इसलिए माहिका थोड़ी उदास तो हुई थी पर उसका चेहरा भाव बगैर ही था। पूरे कमरे में अलग अलग वस्तुएं पड़ी थी पर सभी एक सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थी। माहिका एक कदम आगे बढ़ी कि अचानक उसके पैर से एक डोर लगने से उस पर मोंगरे के फूलों की बारिश होने लगी। उसने ऊपर देखा पर उसके चेहरे के भाव स्थिर ही थे। वो एक कदम और आगे बढ़ी। दरअसल वो आगे कहीं जाकर बैठ जाना चाहती थी पर उसके हर बढ़ते कदम के साथ उसके साथ कुछ न कुछ हो रहा था। मोंगरे की बारिश के बाद उसके अगले कदम से वहाँ बगल में रखे एक वस्तु पर से सफ़ेद कपड़ा उठ गया और वहाँ रखी उसकी तस्वीर दिखाई पड़ी। उस तस्वीर में अर्जुन ने माहिका को गोद में उठा रखा था और माहिका उसके सीने पर मुक्का मार रही थी। दोनों के चेहरे पर खिलखिलाती हंसी थी। वो आगे बढ़ी कि उस पर छोटे से सितारों की बारिश होने लगी और वहीं कहीं रेडियो में से रिकॉर्डेड आवाज़ आने लगी, और पागल सुन, इन सितारों की तरह चमकती हुई तुम्हें फिर से देखना है। आवाज़ बेशक अर्जुन की थी पर कुछ भारी सी थी, जैसे वो बस रो देने वाला हो। ना जाने क्यों पर उसके चेहरे के भाव एक पल के लिए बदले फिर कठोर हो गए। वो आगे बढ़ी, फिर वहाँ से एक सफ़ेद कपड़ा हट गया और वहाँ रखी माहिका की एक और बचपन की तस्वीर दिखाई पड़ी जिसमें वो अपने माँ की गोद में प्यार से सो रही थी। बेटा, तुम्हें फिर इस तरह प्यार से अपनी गोद में सुलाना है। रेडियो से आई आवाज़ उसकी माँ की थी जो थोड़ी भारी हो चुकी थी। माहिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली जैसे वो कुछ महसूस ना करना चाहती और आगे बढ़ गई। फिर से एक सफ़ेद कपड़ा उठ गया और इस बार की तस्वीर में थी वो जतिन और शरा के बीच में। जतिन ने उसके गाल खींच रखे थे और वो शरा के गले लगी हुई थी। रेडियो से आवाज़ें हमें तुम्हें मिस कर रहे हैं, ये आवाज़ शरा की थी। फिर दूसरी आवाज़ें प्लीज लौट आओ ना, ये जतिन की आवाज़ थी। वो गहरी सांस लेकर आगे बढ़ी और फिर से कपड़ा हट गया और उस तस्वीर में माहिका छोटी सी 7 साल की थी और अपने पापा के कंधों पर बैठी मस्त से आम खा रही थी। उसने अपना पूरा मुंह गंदा कर रखा था। रेडियो में से आवाज़ें, बेटा कंधे तो अभी कमज़ोर हो गए पर तुम्हें पलकों पर बिठाने तैयार हूँ, लौट आओ ना। उसके आवाज़ उसके पापा की थी और उनकी आवाज़ भी भारी सी थी। ना चाहते हुए भी एक बूंद आंसू माहिका के आंखों से होते हुए गाल से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा जैसे एक मोती गिरा हो। उसका रैप होने के बाद ये पहली बार था कि उसकी आंखों से एक आंसू गिरा है। अगली तस्वीर जिस पर से कपड़ा हटा वो उसकी और यामिनी की थी। उसमें यामिनी ने माहिका को कसकर गले लगा रखा था और दोनों ने हाथ आगे किए हुए थे जिसमें दोनों एक सा ब्रेसलेट पहना था जिसमें लिखा था सोल सिस्टर्स। रेडियो से आवाज़ें, और बिन दिमाग की लड़की चलना। फिर से एक तस्वीर साथ में खिंचाते हैं, लौट आना प्लीज। उसकी आवाज़ में भी नमी झलक रही थी। फिर से माहिका की आंखों से एक मोती सी बूंद लुढ़क कर गालों से होते हुए नीचे गिर पड़ा। वो आगे बढ़ी, एक और कपड़ा हट गया और तस्वीर में वो एक सीढ़ी पर बैठी थी मुस्कुराती हुई और उसके ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठी स्वाति उसके गले में बाहें डालती हुई बैठी थी। दोनों ने अपनी जीभ निकाल रखी थी। रेडियो से रिकॉर्डेड आवाज़ आई, देख बहुत हो गया तेरा ड्रामा, चुपचाप नॉर्मल हो वरना बचपन की तरह कूट दूंगी तुझे, प्लीज़ लौट आ यार। स्वाति तो आखिरी लफ्ज़ कहते हुए रो ही पड़ी थी। ये शाप पता लग रहा था। हर बढ़ती कदम के साथ माहिका की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके नाक और कान पूरी तरह से लाल हो चुके थे। उसका गला सूख सा गया था। उसके हल्के चक्कर आने लगे थे। आगे की एक तस्वीर में वो आसिमा आंटी के साथ रोटियां बना रही थी, उसके गाल पर आटा लगा रही थी।
मेरा घर तो अब सिर्फ ईंटों से बना बेजान मकान है तेरे बिना। आ जाना यार वापस। आसिमा आंटी की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ भी काफ़ी भारी महसूस हो रही थी। अगले तस्वीर में वो छत कबीर के साथ खड़ी चांद को देख रही थी। अक्सर दोनों ऐसे ही चांदनी रातों में साथ में खड़े बतियाते रहते थे और इसी का फ़ायदा उठाकर एक बार अर्जुन ने तस्वीर खींच ली थी। उस तस्वीर में दोनों के चेहरों पर चांदनी गिर रही थी और दोनों के चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान थी। रेडियो से कबीर की आवाज़ें, मेरी शायरियाँ फीकी पड़ गई हैं आपकी तारीफ़ के बगैर। और मैं हमेशा कहता था ना कि नफ़रत है मोहब्बत से, तो अब मैं ही कह रहा हूँ कि मोहब्बत से मोहब्बत हो चुकी है और वजह सिर्फ आप हैं। इस बार माहिका ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और नीचे ज़मीन पर बैठकर फपक फपक कर रो पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। सामने दीवार पर एक बड़े से नोट में चिपका हुआ था, हम सबको बहुत मोहब्बत है तुमसे माहिका, और हम इंतज़ार में हैं तुम्हारे लौट आने का। अंधेरे से घिरा हुआ कमरा, पर खिड़की से धीरे धीरे उजाला अंदर आ रहा था। रोशनी उसकी आंखों पर पड़ते उसने धीरे से आंखें खोलने की कोशिश की, पर ये क्या, उसकी आंखें तो छोड़ो, उसके शरीर का एक भी अंग जैसे उसका साथ नहीं दे रहा था। तभी उसे आवाज़ें सुनाई दी और वो समझ गई कि अभी भी उसकी अर्धनंगी अवस्था में उस पर वो हैवान सवार थे। उसका पूरा बदन टूट सा रहा था, बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी फिर से आवाज़ें आई, पर इस बार बाहर से। अरे ये झोपड़ी तो हमेशा बंद रहती है, आज खुली कैसे? मतलब बाहर कोई तो था। उसने चिल्लाना चाहा, शायद कोई उसकी मदद कर दे। तभी वो बाहर की आवाज़ें नज़दीक आती गई। सीट, लगता है यहाँ के लोकल जाग गए हैं, अब भाग लेते हैं यहाँ से। पर इस लड़की का यहीं छोड़ देते हैं, इसे लेकर नहीं जा पाएंगे। पर ये उठ गई। ओफो, ये उठने की हालत में नहीं है, तड़प तड़प कर मर जाएगी, हम भाग लेते हैं। और बिना उसकी परवाह किए वो तीनों पीछे खेत के रास्तों से भाग गए और वो फिर बेहोश हो गई। पर उसके जहन में एक बात समा गई, तड़प तड़प कर मर जाना है। फिर जब वो चेतना में आई थी तब अस्पताल में थी, पर जिंदा नहीं, नहीं मुझे मरना है, मुझे मर ही जाना है, मैं जिंदा नहीं रह सकती, मुझे मरना है। अचानक से माहिका ने आंखें खोल ली। उसका पूरा चेहरा पसीने और आंसू से भीगा हुआ था। उसके आसपास सब खड़े थे और उसने उसे ही उठाने की कोशिश में थे। उसने आसपास नजरें घुमाई और ये पक्का किया कि वो उस झोपड़ी में मरने नहीं पड़ी थी, वो तो जिंदा अपने घर में अपनों से घिरी हुई थी। क्या हुआ माही बच्चा? मम्मा मम्मा बचा लीजिए ना मुझे, प्लीज़ बचा लीजिए ना, वो लोग वो मार डालेंगे मुझे। नहीं, उनके गंदे हाथों से मरने से अच्छा मैं खुद मर जाऊं। हाँ यही सही है, मुझे चाकू दो, तलवार दो, बंदूक दो, पोइजन दे दो, मुझे मरना है। माहिका पागलों की तरह इधर उधर देखते हुए बोल रही थी, माही बेटा होश में आओ। पर उस पर कोई असर ना पड़ा। माहिका माही, मैं अर्जुन की कॉलर पकड़ ली और बोली, मुझे यूं ही मार दो, पर उनके हाथों में मत दो, कील में प्लीज़। और अर्जुन ने ना चाहते हुए अपना जी कड़ा किया और उसे होश में लाने के लिए एक थप्पड़ खींच कर मारा। थप्पड़ पड़ने से माही में थोड़ी चेतना लौटी और वो अपना सिर पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी। क्यों मेरे साथ ही क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? उन्हें मेरा जिस्म चाहिए था तो इस्तेमाल कर मार ही देते ना, जिंदा क्यों छोड़ गए? इतने दिनों से भरा सारा गुबार आज वो बहा रही थी। किसी भी ने नहीं रोकने की कोशिश की, बस उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरती रही। लगभग आधे घंटे तक वो रोती रही होगी, उसकी हिचकियाँ भी बंद हो चुकी थी। अर्जुन ने उसे पानी लाकर दिया तो उसने एक घूंट ही पिया। सबने उसे फिर से लिटा दिया और वो सिसकियाँ भरती हुई सो गई। रात के वक्त छत पर खड़ी माहिका गहरी सोच में डूबी थी। उसने दोबारा उठने के बाद किसी से बात नहीं की थी। आज भी एक चांदनी रात थी। चांद अपने पूरे शबाब पर चांदनी बिखेरने पर उतारू था। ऐसी रातों में अक्सर वो कबीर से बातचीत कर रही होती, पर आज अकेली खड़ी वो ना चांद को देख रही थी और ना ही उसका ध्यान पीछे खड़े कबीर पर था। वो बस अपनी सोच में गुम थी। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो वर्तमान में वापस आई और कबीर को देखते ही नजरें झुकाकर बगल से निकलने को हुई कि कबीर ने उसकी कलाई थाम कर उससे रोक लिया। आज आप भाग नहीं सकती, या तो सामना कर लीजिए या सब भूल जाइए। कहने के लिए सब होता है, पर कोई नहीं पता, कोई कर नहीं पाता। आज पहली बार वो पूरी चेतना और होश में कुछ बोली थी। करना मुश्किल होता है, पर हिम्मत हार जाना सही नहीं होता। और जब
सब साथ हैं तो डर किस बात का डर, कहकर वो थोड़ा हंसी और बोले, डर तो उतना अमृत से भी नहीं लगता जितना इस जिंदगी से लगता है। और डर का सामना करना ही जिंदगी है। हम सब आप देख ही चुकी होंगी, पर हम सब आपके हर कदम पर साथ हैं। जब गलती आपकी है नहीं, आपने कुछ किया नहीं, तो किस बात की सजा और किस बात का डर। जानता हूँ जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं रूह पर भी है, पर अपनों का सच्चा साथ पाकर रूह के जख्म भी मिटाए जा सकते हैं। आपको याद ही होगा कि बचपन में आप जब नया नया चलना सीखी थी, तब आप एक कदम बढ़ाती और खुश आपके माता पिता होते। लड़खड़ाती आप और सांसें उनकी अटकती और वो दौड़े चले आते। तो आज आप अब कदम बढ़ाएं। इस बार आप लड़खड़ाए तो आपको थामने बहुत से लोग हैं, लेकिन अगर भय की वजह से आपने कदम बढ़ाया ही नहीं, तो आपके साथ साथ उन सभी लड़कियों के कदम लड़खड़ा जाएंगे जिन्होंने आगे कदम बढ़ा लिया था। और साथ ही उन सभी लोगों का हौसला और जीने की वजह टूट जाएगी जिनके लिए आप जान से प्यारी हैं। आगे फैसला आपका है, कहकर कबीर उसकी कलाई छोड़कर नीचे चला गया। माहिका पीछे यूं ही खड़ी रही। अगले दिन सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और माहिका की माँ और आसिमा आंटी सबको सर्व कर रहे थे कि अपना लगेज लेकर माहिका नीचे आई। वो आकर अर्जुन के बगल में बैठी और अर्जुन की प्लेट से पराठा उठाकर खाने लगी। फिर बोली, माँ पापा मैं अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर रही हूँ, और सुनियामी की बच्ची तू भी है मेरे साथ, इसलिए अब सबकी ज़िंदगी का ये ठहराव ख़त्म और वापस काम धंधे पर लगो। सब मेरे घर का मुफ्त में खा रहे हो नालायकों। और हाँ जतिन भैया, मुंबई की टिकट्स करवा लीजिएगा सबकी। वो तो मस्ती से पराठा खाने लगी। सब मुंह फाड़ उसे ही देख रहे थे। मुझे अपने जीवन में पहली बार देख रहे हो, खाओ ना कि मुझे घूर कर पेट भरने का इरादा है सबका। माहिका की माँ की आंखों से आंसू आ गए। वो जल्दी से अंदर गई और पूजा की थाल लाकर उन्होंने माहिका की नज़र उतारी और उसकी बलाइयाँ लेते हुए बोली, मेरी बच्ची। फिर सब हंसकर बातें करने लगे। आज फिर सबके चेहरे की वो मुस्कान लौट आई थी। बस एक अर्जुन ही बेचारा रोतलू सा मुँह लेकर बैठा था। किसी के अंतिम संस्कार में आया है तो माहिका ने कहा तो अर्जुन ना में सिर हिलाता उसके गले से लग गया। माहिका मुस्कुरा उठी, पर उसकी पलकें भीगे थी। शाम के वक्त सब अपने अपने कमरे में पैकिंग में व्यस्त थे कि कबीर नॉक करते हुए माहिका के पास आए। शुक्रिया मेरी बात को मानने का। माहिका मुस्कुराई और बोली, बहुत मुश्किल है ये, पर आज जो खुशी माँ और पापा और इनफैक्ट सबके चेहरे पर देखी, उससे लगा कि शायद उतना भी मुश्किल नहीं। कबीर भी मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, वक्त सब घाव भर देता है, वक्त का पता नहीं, पर हाँ अपनों के मरहम जरूर घाव को भर देते हैं। और मुस्कुराकर कबीर बाहर चला गया। माहिका के चेहरे पर भी मुस्कान थी। शायद ऐसे फिर से एकदम से नॉर्मल बर्ताव करना बहुत मुश्किल था उसके लिए, पर जब अपने साथ थे तो हर चुनौती मंजूर थी। कुछ रोज बाद आज माहिका पहली बार बाहर की दुनिया का सामना करने जा रही थी। वो अपने ऑफिस जाने तैयार हो चुकी थी। सब मुंबई में ही थे और माहिका की जिद की वजह से उसके माँ पापा भी थोड़े वक्त के लिए उधर थे। माहिका ट्रामा में से रिकवर हो चुकी थी, पर उसके नाइटमेयर यथावत थे, इसलिए उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाकर थेरेपी सेशन शुरू करवाए गए थे जिससे वो हर चीज़ का सामना कर सके। यामिनी ने उसका हाथ दबाकर उसे अशक्त किया और दोनों अर्जुन के साथ निकल पड़ी। उन्होंने ऑफिस में कदम रखा तो सब उन्हें ही देख रहे थे। चूँकि उसका रेप केस मीडिया में भी फैल चुका था, इसलिए सब जानते थे कि वो एक रेप विक्टिम है। सबकी निगाहें अपने पर महसूस कर माहिका बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसका मन हो रहा था कि जोरों से रोने लगी। यामिनी उसका हाथ कसकर पकड़कर चल रही थी। दोनों मेन केबिन में जाकर अपने बॉस से मिले। उनका बॉस भी उन्हें अजीब नज़रों से घूर रहा था, पर उससे कुछ कहते नहीं बना। जैसे इंसान ने कोई एलियन ही बन चुकी थी माहिका, जिसके हर तरफ चर्चे थे और जिस पर से किसी की निगाह नहीं हट रही थी। बाहर निकलते वक्त उनके कानों में कुछ बातें सुनाई पड़ी। लड़की है तो बड़ी चंट, अभी भी अक्ल नहीं आई, शायद किसी और की खोज में होगी जो उसे अपना वन नाइट स्टैंड बना ले। ये सुनकर माहिका की आंखों में आंसू आ गए। यामिनी से ये देखा नहीं गया तो उसने किसी की परवाह ना करते हुए सीधे जाकर उस लड़की को एक तेज थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंज उठी तो सब अपना काम छोड़कर उस ओर देखने लगे। यामिनी ने जोर से चिल्लाकर कहा, साले तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज भी लड़कियां डर कर घर में चूल्हा चलाती हैं।
ये नहीं कि वो लड़की अपने डर का सामना कर आगे बढ़ रही है तो उसका मनोबल बढ़ा है, और भगवान न करे पर उसकी जगह तुम्हारी बहन होती तब भी क्या यही बोलते। और हाँ, आइंदा मुझे पता लगा कि किसी भी लड़की के चरित्र के बारे में एक लफ्ज़ बोले हो तो जेल में अंदर करवा दूंगी। वो लड़का सिर्फ अपना गाल पकड़ सिर हाँ में हिलाता रहा। तभी पीछे से एक लड़की ताली बजाती हुई आगे आई और बोली, वेल डन मिस यामिनी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और हाँ, आज के बाद इस ऑफिस में कोई भी मिस माहिका के बारे में उल्टा सीधा बोला तो उसे नंगा करवा कर ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाएगा। नाइट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन, नाउ गेट बैक टू योर वर्क। वो लड़की उनके डिपार्टमेंट की हेड मिस मोनिका थी और काफ़ी मिलनसार थी। उसने माहिका को कंफर्ट फील करवाया और फिर दोनों को उनका केबिन और काम वगैरह बतलाया। घर जाकर पूरा व्याख्यान जब सबको पता लगा तो सब बहुत खुश हुए। अर्जुन को तो यामिनी पर इतना प्यार आ रहा था कि उसने उसके गाल पर किसी कर दिया। फिर रिलाइज होने के बाद दोनों शर्म से भाग गए और बाकी सब हंसने लगे। एक महीने बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था, बस माहिका की तबीयत को छोड़कर। उसे अक्सर सुबह को चक्कर जैसा रहता और वोमिटिंग होती। वो शाम को बहुत थक जाया करती, इसलिए उसके सारे चेकअप करवाए थे और आज रिपोर्ट्स आई थी और रिपोर्ट देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो प्रेग्नेंट थी। माहिका की माँ ने कहा, बेटा वॉशन। माहिका ने रोते हुए कहा, नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बच्चे को मारूंगी नहीं। उसके पापा ने भी उसकी बात में समर्थन दिखाया था। माहिका की माँ ने रुआंसू होकर कहा, पर अभी वो पूरी तरह से 23 साल की भी नहीं हुई, पहले से ही रेप विक्टिम है, तो सब अजीब तरह से घूरते हैं मेरी बच्ची को। अब इतनी छोटी उम्र में सिंगल मदर बनेगी तो जीना हराम हो जाएगा उसका। तो बेटा, या तो तू अबॉर्शन करवा ले या फिर भारत छोड़ दे, पर मैं तुझे इधर रहकर बच्चे के साथ घुटते नहीं देखना चाहती। पर माँ, माहिका ने कहना शुरू ही किया था कि पीछे से एक आवाज़ है, ना ही भारत छोड़ने की ज़रूरत है और ना ही अबॉर्शन कराने की। बच्चे को मैं अपना नाम देने को तैयार हूँ। माहिका और उसके पापा ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर कबीर खड़ा था। कबीर की बात सुनकर माहिका एकदम से खड़ी हो गई और बोली, आप पागल हैं क्या? कबीर आराम से अंदर आकर बोला, जो आप खुद हैं उसे दूसरे को मत बनाइए, और मैं आपसे शादी करने और बच्चे का बाप बनने को बिल्कुल तैयार हूँ। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। और हाँ, आप किसी बात को लेकर घबराइए मत। जानता हूँ आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो आपसे हाँ की ही उम्मीद है। माहिका के पापा ने कहा, पर बेटा तुम्हारे परिवार वाले? मेरे परिवार में सिर्फ माँ है और वे सब जानती हैं, उन्हें माहिका से कोई परेशानी नहीं। वे भी 2-3 दिनों में यहाँ आ जाएंगे। आप शादी की तैयारियाँ कीजिए बस। कहकर कबीर माहिका के पास आया, उसके गाल पर हाथ रख और माथे पर किस करने के बाद बोला, जब आपका इंतजार रहेगा, और हाँ, उम्मीद है इस बच्चे के नाम के पीछे कबीर सिन्हा ही लगेगा। फिर वो कमरे के बाहर चला गया। माहिका वहीं बुद्ध बनी खड़ी रही। माहिका के पापा उसके पास आए और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, तुझे पता है बेटा, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी को उससे भी ज़्यादा प्यार करने वाला मिले, और मेरी तो ख्वाहिश पूरी हो रही है। मगर फिर भी अगर तू दिल से नहीं चाहती तो मना कर देंगे। मैं तो जिंदा हूँ ही अपनी बेटी और आने वाले बच्चे के लिए। माहिका ने उनकी तरफ देखा, उसकी पलकें भीगी थी। वो उनके गले लग गई और बोली, पापा मैं शादी कर लूँगी। माहिका के पापा मुस्कुरा दे, साथ ही साथ उसकी माँ ने अपने पल्लू से आंखें पोंछ दी और वो भी मुस्कुरा उठी। फिर वो माहिका के पास आए और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, माफ़ कर दे बेटा अगर मैंने तेरा दिल दिखाया तो, पर अगर तू सिंगल मदर बनती तो ये समाज तेरा क्या हश्र करता, ये मैं सोचना भी नहीं चाह रही थी। माहिका ने मुस्कुरा कर सिर ना में हिला दिया और अपने दूसरी बाँह खोल दी। उसकी माँ उसके गले से लग गई। शाम को ये बात पूरे घर में फैल चुकी थी। यामिनी और राघव भी उससे मिलने चले आए थे। राघव तो उसे बधाइयाँ देकर निकल गया। फिर सबने मिलकर लड्डू पार्टी की। सब बहुत खुश थे। आखिर दो दो खुशियाँ जो आने वाली थी, एक 9 महीने बाद नया मेहमान और एक जल्दी से माहिका कबीर की शादी। अर्जुन तो पूरे घर में उछल उछल कर लड्डू खा रहा था और बोल रहा था, मेरा पार्टनर आने वाली है, देखना मेरे ही सबसे करीब होगी वो। कबीर उसके आगे जाकर खड़ा रहा तो उसकी बंदर वाली हरकत रुकी। फिर कबीर बोला, मेरी बीबी का बच्चा आने वाला है तो कबीर सबसे ज़्यादा मेरा ही होगा। अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, पहले तो भाई जाकर आप कुछ धैर्य खरीद लाइए, बीबी बनी नहीं आपकी।
यामिनी बीच में कूदते हुए बोली, मैं तो माशी रहूंगी बच्चे की, इसलिए बच्चा मेरे सबसे करीब होगा। जतिन और सुरा बीच में बोल उठे, अरे लेकिन मामा मामी तो हम बनेंगे तो बच्चा हमारे करीब रहेगा। अर्जुन फिर से बुदबुदाया, इन्हें भी धैर्य खरीदना पड़ेगा, शादी हुई नहीं और सरा जी मामी हो गई। आसिमा आंटी बीच में बोली, अरे कैसे, मैं तो उसकी नानी और दादी दोनों रहूंगी तो बच्चा मेरे करीब रहेगा। माहिका के पापा बोल उठे, पर उसका नाना मैं हूँ इसलिए मेरे करीब रहेगा। सबकी बात सुनकर माहिका ने अपना सिर पीट लिया और बोली, हे भगवान। फिर वो चिल्लाकर बोली, मैं अपने बच्चे की माँ हूँ, उसे 9 महीने अपने पेट में पालने वाली हूँ, इसलिए मेरा बच्चा मेरे ही सबसे करीब रहेगा, समझे सब। पर किसी को कहाँ कोई फ़र्क था, सब अपना ही राग अलाप रहे थे, क्या नानी क्या मौसी। सब तो इस तरह झगड़ने लगे थे कि मारपीट पर ही उतर आते। फिर माइका पर सबका ध्यान गया तो याद आया कि वो अभी प्रेग्नेंट है, तो उसे शांत माहौल में रखना चाहिए, इसलिए सब शांत हुए, वरना कुत्ते बिल्ले की कमी नहीं थी घर में। डाइनिंग टेबल पर सब साथ बैठे डिनर कर रहे थे कि अर्जुन ने अपने बगल में बैठे यामिनी से कहा, वैसे तेरा क्या इरादा है कबीर भाई, और माही के साथ साथ हम दोनों की भी शादी कर लें। यामिनी ने सुना तो शर्म से उसके गाल गुलाबी हो गए। अर्जुन से शादी का सुन पूरे शरीर में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई, दिल जोरों से धड़क उठा, पर खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, उसके लिए पहले तुम्हें मेरे भैया को मनाना पड़ेगा। तुम्हारा भाई यानी इंस्पेक्टर राघव? हाँ। अर्जुन चुपचाप सीधा होकर खाने लगा, फिर फुसफुसाया, मैं तो अपनी कब्र ही खुदवा चुका हूँ खुद, बस इंतजार है इंस्पेक्टर राघव का मुझे उसमें जिंदा गाड़ देने का, कहकर उसने बेचारा सा मुँह बनाकर चुपचाप खाने लगा। उसके एक्सप्रेशन देख रही यामिनी हल्के से हंस पड़ी। 2 दिन पलक झपकते ही बीत चुके थे। आज कबीर की माँ मुंबई आने वाली थी। माहिका अपने कमरे में बैठी अपने नाखून चबा रही थी। उसका मुंह देखकर ही पता लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी। कबीर उसके बगल में आकर खड़ा रह गया, फिर भी उसे पता नहीं लगा। आपकी परेशानी की वजह जान सकता हूँ? उसके बगल में बैठते कबीर ने कहा। वो मैं तो बस, आप झूठ नहीं बोल सकती, कबीर ने कहा और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। वो आज आपकी माँ आने वाली हैं तो बस उन्हें, मेरा मतलब उन्हें पसंद नहीं आई तो मैं। कबीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ज़्यादा सोच रही हैं आप, माँ को आप पहले से पसंद है, वे तो बहुत उत्साहित हैं शादी और बच्चे दोनों के लिए। तो फिलहाल आप सब भूल कर आप बस अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कीजिए। कबीर की बाहों में उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था, जैसे जलते रेगिस्तान पर बरसात हुई हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हौले से बोली। कुछ देर बाद कबीर स्टेशन को निकल गया था अपनी माँ को लाने। उसके साथ माहिका भी गई थी। स्टेशन पर ही कबीर ने राधिका जी, उसकी माँ और माहिका का परिचय कराया। माहिका मुड़कर उनके पैर छूने को हुई कि उन्होंने उसे रोक लिया और बोली, हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छुआ करती, और उसे अपने गले से लगा लिया। घर जाकर सब में आपस में काफ़ी बात हुई। माहिका की माँ और राधिका जी की भी आपस में काफ़ी बन गई। पंडित जी को बुलाकर सबने जल्दी वाला मुहूर्त निकलवाया तो अगले हफ्ते का ही निकल आया। माहिका शादी को बहुत सादगी से करवाना चाहती थी, इसलिए माहिका के माँ पापा, राधिका जी, आसमा आंटी, सरा, जतिन, अर्जुन, यामिनी, स्वाति और राघव की मौजूदगी में ही शादी समाप्त होगी, ये तय हुआ। सारे रस्मों में बस यही सब शामिल होंगे, ये भी तय हुआ। सगाई और गणेश पूजन एक ही दिन पर रखे गए, जो कि 4 दिन बाद ही होने थे। उसके अगले दिन हल्दी की रस्म थी और उसके अगले दिन मेहंदी और रात में संगीत और आखिरी में अगले दिन शादी। सब कुछ तय कर मिठाइयाँ आपस में बट गई। सब माहिका को छेड़ने लगे, वो तो गुलाबी होकर वहाँ से चल दी। शाम के वक्त अपनी खिड़की के बाहर देख रही माहिका के माथे पर राधिका जी के हाथ रखने से वो वापस वर्तमान में लौटे। अरे आंटी, राधिका जी ने हाथ दिखाकर उसे रोक लिया और बोले, माँ को आंटी बोलेगी? माइका ने हल्का मुस्कुराकर सिर ना में हिला दिया और बोले, सॉरी, वैसे कहिए ना मम्मा, जानती हूँ कि तो बहुत उलझनों से घिरी हुई होगी, सब बहुत अचानक से हो रहा है ना। माइका ने हौले से सिर हाँ में हिला दिया। राधिका जी उसके सामने बैठ गई और उसके हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, फिलहाल सब भूल जा, बस अपने आने वाले बच्चे पर ध्यान दे। तो जितना पॉजिटिव सोचेगी उतना स्वास्थ्य बच्चा रहेगा, समझी? बाकी सब वक्त और हालातों पर छोड़ दे। और हाँ, मैं कोई टीवी सीरियल वाली सास नहीं हूँ, मुझे भी अपनी माँ ही समझना। माइका मुस्कुरा उठी तो राधिका जी ने उसे गले से लगा लिया। यही सब दरवाजे पर खड़ी माहिका की माँ ने देख लिया और अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए वे चल दी। कुछ देर बाद
कबीर माहिका के पास आया और बोला, लीजिए ये फ्रूट्स आपके लिए, खा लीजिए। माहिका ने मुस्कुराकर फ्रूट्स ले लिए और खाने लगी तो कबीर वहीं बैठ गया और उसने माहिका का हाथ पकड़ लिया। माहिका ने उसके हाथ की तरफ देखा, फिर बोली, आपको नहीं लगता कि जब से आपने इजहार किया है तब से आप कभी भी छू लेते हैं मुझे, और उस दिन तो आपने माँ और पापा के सामने किस कर लिया था। आपको मेरी छुअन से परेशानी? माहिका ने तुरंत ही सिर ना में हिला दिया, फिर हल्के से बोली, मुझे तो ये पसंद है। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, बस फिर? और हाँ, माथे पर ही किस किया था उस दिन, होंठों पर नहीं जो आप ऐसे बोल रही हैं। ये सुनकर माहिका के कान और गाल टमाटर की तरह लाल हो उठे और वो चुपचाप नीचे देखकर फल खाने लगी। ये देख कबीर हल्का सा हंस पड़ा और उसने माहिका को साइड से गले लगाते उसके माथे को चूम लिया। दोस्तों, आज का पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।